शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से हवा में खुनकी थी। दिन भर की सारी गर्मी गायब हो चुकी थी। शाजिम जो फ़ोन कान को लगाए खिड़की में खड़ा बाहर मौसम का जायज़ा ले रहा था। उसका शायद कहीं जाने का इरादा था। फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रख कुछ देर खिड़की में खड़ा सोचता रहा। फिर अचानक गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी थी। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उसने फ़ोन निकाल कर किसी का नंबर मिला। थोड़ी देर बैल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया। जिस होटल में तुम ठहरी हो मैं उसके बाहर खड़ा हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ। ज़ैनब बौखलाई, आपको किसने बताया मैं पाकिस्तान हूँ? जिसने भी बताया तुम बाहर आओ। मैं नहीं आऊँगी जब तक बाबा नहीं कहेंगे, वो अटल लहजे में बोली। ज़िद मत करो ज़ैनब, सीधे तरीके से बाहर आ जाओ। नहीं ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, वो धमकी आमेज लहजे में बोला। नहीं मैं आती हूँ, मगर वादा करें बाबा को नहीं बताएंगे आप। कम ऑन, तुम्हें लगता है कि बाबा मेरी यहाँ आमद से अनजान होंगे? हर वक्त उनके चमचे मेरे पीछे होते हैं। खैर कुछ नहीं होगा, बाहर आओ तुम। जी रुके, आती हूँ। ठीक 5 मिनट बाद वो उसकी गाड़ी में थी। बोले जो भी बात करनी है इधर करें जल्दी। वो उसकी बात अनसुनी करके गाड़ी भगाता जा चुका था। भाई, वो चिल्लाई थी मगर वो अनसुनी कर गया। सुबह के वाक़ये के बाद उसका दिल ऐसे जैसे खाली हो गया था। उसके बाद से वो कमरे में बंद थी, शायद रो रही थी। उसने उठकर खिड़की से देखा, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसे घुटन महसूस होने लगी थी कमरे में। फ्रेश होकर उसने चेंज किया, बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गई। वो माँ से मिलने जा रही थी। अचानक हाथ में पकड़ा फ़ोन बजा। नंबर देखकर उसने कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ अजहान था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माजरत चाहता हूँ कि आपको इस बंदा नाचीज़ ने डिस्टर्ब किया। ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुँचा काम? उसी के लिए फ़ोन किया था आपको। वो बड़ा पक्का है, ज़ुबान नहीं खोल रहा। उसका कहना है कि मर जाऊँगा मगर तुम लोग मेरी ज़ुबान कभी नहीं खुलवा सकोगे। ज़ाहिर है शाजिम अफंदी जैसे ढीठ बंदे का दोस्त है, असर तो होगा ना उस पर। खैर उनसे निमटने के लिए उन जैसा ही बनना पड़ेगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। तो क्या करना है? उसकी फैमिली का पता करवाया मैंने। उसकी बीवी इधर लाहौर में। और हाँ, उसे मुबारकबाद देना, माशाल्लाह से बेटी हुई है उसकी 2 दिन पहले। उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। यानी मैं जो समझ रहा हूँ आप वही कह रही हैं? बिल्कुल। उसकी बीवी को कुछ भी पता नहीं उसके बारे। पसंद की शादी है। मौसूफ को बहुत मोहब्बत है अपनी बीवी से। समझ गया, आप फिक्र ना करें, 2 दिन बाद खुशखबरी सुनाऊंगा आपको। कोई जल्दी नहीं, 10 दिन है अभी हमारे पास, आराम से करो। आप ड्राइव कर रही हैं? हॉर्न की आवाज़ सुनकर पूछा उसने। हाँ, अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छी बात है, बारिश में माँ के साथ एंजॉय कीजिएगा। यार मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर रखा और नज़रें सामने सड़क पर मरकूज़ की। गाड़ी एक झटके से एक घर के सामने खड़ी हुई थी। ज़ैनब ने हैरानी से उस घर की तरफ देखा, फिर शाजिम को। किसका घर है ये? उसे गाड़ी से निकलता देख वो बोली थी, जबकि वो कोई भी जवाब दिए बिना उसकी तरफ आया। दरवाज़ा खोला और उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। ये क्या तरीका है? वो सब कुछ नज़रअंदाज किए उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया। गेट पर चौकीदार ने रोका था उसे। ओ भाई, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे ज़ारा हमदानी ने खुद बुलाया, उनका होने वाला दामाद हूँ। चौकीदार ने सरता पैर उसका जायज़ा लिया था। हो गया एक्सरे, अब जाऊँ? वो बेसारियत से बोला। चौकीदार मुंह बिसोरते पीछे हुआ। वो अंदर चला गया। ज़ैनब का हाथ अभी भी उसके हाथ में था और वो पीछे बड़बड़ा रहा था। बड़ा ही कोई बदतमीज़ दामाद रखा है मैडम ने। उसने लाउंज में जाकर ज़ैनब का हाथ छोड़ा था। ज़ारा हमदानी लाउंज में ही बैठी थी, मोबाइल में मगन। संभालें आप बेटी को अपनी। अचानक आवाज़ पर ज़ारा बेगम ने गर्दन उठाई। सामने शाजिम को खड़ा देख उनके माथे पर बल पड़े। उसकी बात पर गौर नहीं किया उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो इधर? आपकी अमानत थी हमारे पास, वही देने आया हूँ। ज़ैनब ने उलझन से शाजिम की तरफ देखा। क्या? आपकी बेटी ज़ैनब सुल्तान? संभालें इसे वरना फिर खो बैठेंगी। क्या मतलब है? आप? ज़ैनब कुछ बोलने लगी थी कि शाजिम ने दरमियान में ही टोक दिया उसे। ये वालदा मोहतरमा है आपकी। बाबा को इतनी नफ़रत क्यों है तुमसे? उसकी असल वजह, बाबा को इतनी नफ़रत क्यों है तुमसे? उसकी असल वजह ये है, हमारे वालिद मोहतरम की दूसरी बीवी, दूसरी साबका बीवी। फ़ौरन तस्दीक की थी उसने। अचानक ज़ैनब के सर पर उसने बॉम्ब फोड़ दिया था। वो इतनी बड़ी बात ज़ैनब के लिए बहुत बड़ी थी, मगर उसके लिए ये कोई आम सी बात थी। और हाँ, बाबा ने तुम्हें पाकिस्तान बुलाया इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। असल में उनकी अपनी एक और बेटी भी है, वकील साहिबा, तुम्हारी सौतेली बहन। सारा पंगा ही उसका डाला हुआ है। मेरे खिलाफ केस लड़ रही है मोहतरमा। उसी की वजह से बाबा अब तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं मुझे बचाने के लिए। वो हल्के फुल्के अंदाज में रवानी से बोलता जा रहा था। अब
अपनी आदत के मुताबिक बगैर कोई सस्पेंस पैदा किए, बिना ज़ैनब की हालत को समझे कि पूरे 23 साल बाद उसे बताया जा रहा था जिसे वो अपनी माँ समझती रही वो उसकी माँ नहीं थी। ज़ैनब को लग रहा था वो मजाक कर रहा है। ज़ारा बेगम तो एक पत्थर का मुजस्मा लग रही थी उस वक्त। आप मजाक कर रही हैं ना? इतना घटिया मजाक क्यों करूँगा मैं तुमसे? तुम्हें अब इनके पास ही रहना है जब तक मैं बाकी मामलात से फारिग नहीं हो जाता। फजूल बातें बंद करें और चलें यहाँ से। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। मज़ीद कंफर्म करने के लिए बाबा से पूछ लेना, मैं तुम्हें खुद उनके पास ले जाऊँगा। मगर अब नहीं, अब तुम्हें इधर ही रहना है। मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो आप लॉलीपॉप देकर चुप करवा देंगे? अपना अच्छा बुरा जानती हूँ मैं। अगर आप सच भी कह रहे हैं तो भी मुझे इधर नहीं रहना। आज बरसों बाद माँ जिंदा हो गई। वाह, जा रही हूँ मैं। मुझे किसी के पास नहीं रहना। अकेला छोड़ दे मुझे। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि बाहर की जानिब शाजिम उसके सामने आ खड़ा हुआ था। कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम, इंतहाई सख्त लहजे में बोला था। मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों में झांका जो आंसुओं से लबरेज थी। ज़ैनब, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा मैं, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। उसका चेहरा थपथपाते वो बोला, भला? जाएं यहाँ से, मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ पर कोई अपने फ़ायदे के लिए हर कुछ करता है। दूसरे के जज्बात एहसासात कोई मायने नहीं रखते। वो रुख मोड़ गई थी उससे। शाजिम ने एक नज़र उस पर डाली, फिर ज़ारा हमदानी की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो ज़ैनब को यकटुक देख रही थी। आपके हवाले ये, बहुत शौक था ना आपको अपनी बेटी से मिलने का, अब इसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे। कहकर उल्टे कदम वो वापस मुड़ गया, जबकि वो ज़ारा बेगम के दिमाग की सुइयां तेज़ी से घूम रही थी। वो उस वक्त उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पती थी और आज उसे सामने देख उनके दिल में ममता जागने की बजाय डर जागा था दुनिया वालों का। चौहान हाउस में वो दोनों भाई इकट्ठे बैठे बातों में मसरूफ थे कि फाखरा बेगम चाय लेकर आए। चाय उनके सामने रखकर एक मग खुद उठाए वो वहीं बैठ गई। उन दोनों मियाँ बीवी को आंखों से इशारा करते देख जुनेद साहब ने पूछा था, कोई बात करनी है आप लोगों ने? जी भाई साहब, वो दरअसल हम लोग मोहित की शादी की तारीख तय कर आए, आपको बताए बगैर, बस मौका ही नहीं मिला। फाखरा बेगम हिचकिचाहट से बोली, ये तो अच्छी बात है, मुझे भी बात करनी थी आप लोगों से। दरअसल मैं भी चाहता हूँ कि सोहा की जल्द अज जल्द शादी करके उसके फर्ज से सुपुर्दोश हो जाऊँ। तो अगर मोहित और सोहा की शादी एक साथ हो जाए। फाखरा बेगम का फौरन मुंह बना। उन्होंने जमशेद साहब को इशारा किया जिसका साफ मतलब था कि लो तुम कर लो बात। जुनेद, वो तो ठीक है, मगर कोई लड़का है आपकी नज़र में? जमशेद साहब ने पूछा। हाँ, थोड़े दिन पहले रहमान भाई हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सोच रहा हूँ कि हाँ कर दूँ। अच्छा लड़का है इब्राहिम। अच्छा तो अशर भी था। जमशेद साहब फौरन बोले, उसी वजह से डर रहा हूँ, लेकिन अब सारी ज़िंदगी घर तो नहीं बिठा के रख सकते ना। फाखरा बेगम मुंह बिसोड़ते उठ गई। बकौल उनके वो मजीद सोहानामा नहीं सुन सकती थी। थोड़ी देर बाद जमशेद साहब जब कमरे में गए तो आड़े हाथों लिया था उन्हें। आखिर आपका भाई और भतीजी चाहते क्या हैं? मैं बता रही हूँ आपको, मुझे अपने बेटे की खुशियाँ ख़राब नहीं करनी। उस मनहूस की शादी बाद में रखें, बेहतर होगा। खुदा का खौफ करो फाखरा बेगम, तुम्हारी भी एक बेटी है, ऐसे तो मत कहो। बेटी है मगर उसके जैसी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलो बस करो अब, सर ना खाओ मेरा। वो जानते थे उससे बहस दीवार में सर मारने के बराबर है। हाँ भाई, भतीजी को कोई कुछ कहे कहाँ बर्दाश्त होता है आपसे। वो तिल मिलाकर रह गई थी। सोहा पहुंची थी घर से कि शाजिम को निकलता देख टिटकी थी। अलबत्ता शाजिम ने उसे नहीं देखा था शायद। अम्मी, ये शख्स यहाँ क्या लेने आया था? अंदर जाते ही उसने सलाम दुआ की बजाय सवाल दागा। आप कौन? जैनब ने उससे पूछा। अजीब सा लहजा था उसका। सोहा पूरी घूमी थी उसकी तरफ। यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। वो भी सीने पर हाथ बांधते बोली, अरे अम्मा हजूर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताएं इन्हें कि मैं कौन हूँ। तमस्कराना अंदाज था उसका। ज़ारा बेगम तो पहले ही सदमे से नहीं निकली थी। सोने पे सुहागा, सोहा भी आ गई। मतलब सारे राज आज ही खुलने थे। चलें वालदा मोहतरमा तो शायद खुशी के मारे सदमे में चली गई हैं। असल में मैं इन्हें आज पूरे 23 साल बाद मिली हूँ। किसी मेले में बिछड़ गई थी। चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो बोली। बदले में सोहा भी मुस्कुराई। वो मजाक में ही ले रही थी। हाँ, काफ़ी दुखी कहानी है। बाय द वे, नेम क्या है आपका? ज़ैनब सुल्तान। गुड। वो मुस्कुराई थी। शाजिम वाली बात वो भूल चुकी थी शायद। अम्मी, आपको क्या हुआ? आप क्यों सुमुन बुकमुन होकर बैठी हैं? वो माँ की तरफ मुतवज्जो हुई। अरे बताया तो है, सदमे में। खैर, आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं सोहा चौहान। गले नहीं लगेंगी मेरे? मतलब? सोहा ने दोनों आईब्रो उचकाए। बहन हूँ आपकी, सौतेली ही सही, मगर रिश्ता तो है ना। लहजा तल्ख था। सोहा पहली बार उलझी थी उसकी बातों में। सोहा, चलो तुम मेरे कमरे में, मैं आती हूँ।
ज़ारा बेगम अचानक बोली, एक मिनट अम्मी, क्या कह रही हैं आप? बात मुकम्मल करें ज़रा अपनी। वो ज़ैनब से मुखातिब हुई। माँ की बौखलाहट बहुत कुछ वाज़ेह कर गई थी उस पर। कहा ना, चलो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें। अब की बार लहजा साख्ता, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ जो जो बात भी होगी मेरे सामने ही होगी। इधर लगता है आपकी वालदा ने आपसे भी बहुत कुछ छुपाया हुआ है। उसने चोट की। अम्मी, आप कुछ बोलेंगी या नहीं? अब की बार सोहा चिल्लाई। ज़ारा हमदानी को लगा था कि मज़ीद कुछ भी छुपाना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। उन्होंने सोहा को सुकून से बिठाया और शुरू से लेकर आखिर तक बता दिया, सिवाय एक बात के कि जुनैद चौहान को सुल्तान अफंदी की वजह से छोड़ा। वो खामोशी से उठी और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आई। या अल्लाह, और कितने रंग दिखाएंगे मुझे इन रिश्तों के। मज़ीद नहीं, मुझ में अब बर्दाश्त नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देख वो बुड़बुड़ाई। वो मानती थी कि उसकी माँ का हक था शादी करना, मगर अंधेरे में क्यों रखा? सारी ज़िंदगी झूठ क्यों बोला उसे इस बात का दुख था। वो तो पहले ही दिल बर्दाश्ता थी बाप के रवैये से, अब माँ भी चाल समझने से हूँ कासिर। किस्मत है कि हर खेल नया खेल रही है। 10 दिन बाद, रचना, तुम्हें बहादुर बनना है और जैसे भी सवाल हो मजबूत होकर जवाब देना, समझ रही हो ना? वो कमरा अदालत के बाहर थे। रचना हिम्मत हार रही थी, नर्वस हो रही थी। अजहान बाहर खड़ा कब से उसे तसल्लियाँ दिए जा रहा था। तभी सोहा आई थी तेजी से चलते। चलो, टाइम हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? रचना का मुंह उतरा देख उसने पूछा। डर रही है, हालांकि पिछले कई महीनों से ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ इसे। अरे मेरी जान, तुम क्यों डर रही हो? डरे तो वो जो झूठे हैं, और यही तो वक्त है बहादुर बनने का, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। रिलैक्स रहो तुम। साथ चलते चलते वो उसे समझा भी रही थी, जबकि रचना सर हिला गई। सब कमरा अदालत में मौजूद थे। शाजिम के साथ वाली सीट पर अदनान बैठा था। उन चारों को कह दिया गया कि अगर बचना चाहते उस जलालत से तो अपना बंदोबस्त कर लें। शाजिम ने अदनान के कान में सरगोशी की थी। हाँ, कह दिया, मगर शावेज का नंबर बंद है। बाकी किसी को भी उसका अता पता नहीं, हत्ता कि उसकी बीवी भी बेखबर है। अदनान तशवीश से बोला, कहीं आवारा गर्दी कर रहा होगा। और कहाँ जाना है उसने? खैर, तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? तुमने अपना बंदोबस्त नहीं करना? तुमने नहीं करना था अपना कोई बंदोबस्त? बड़े मज़े से मेरे साथ जो बैठे हो। वो आईब्रो उचकाते अदनान से मुखातिब हुआ। नहीं, दोस्ती में तो जान भी हाजिर है। अच्छे वक्त में साथ था तो बुरे वक्त में क्यों भागूं? हाय ओए, इतना प्यार। तभी कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छाई। एक निस्वानी आवाज़ उभरी। वो दोनों सीधे होकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। सोहा बोल रही थी, रचना सिकंदर एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। बाप ने मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, अब वो बाप का सहारा बनना चाहती थी। इसी सिलसिले में वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई। उसी इंटरव्यू में से वापसी पर पहली बार उनकी मुलाकात मुलजिम शाजिम आफंदी से हुई। खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, रचना सिकंदर की जॉब लग गई उधर। उसके बाद शाजिम आफंदी का ये रोज़ का मामूल था, उसका पीछा करना, रास्ता रोकना, तंग करना। मगर जब बात बनती ना दिखी तो उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि वो जानते थे गरीब घराने की लड़कियों को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। जिस पर रचना सिकंदर ने इनकार कर दिया। बकौल उनके, आज तक उन्हें किसी लड़की ने इनकार नहीं किया था। अना को ठेस पहुंची थी उनके, और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 27 नवंबर की रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी मुवक्किला को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया इन्होंने। 28 नवंबर को मुलजिम के खिलाफ बयान भी रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में पैसे के जोर पर गायब करवा दिया गया। उसके बाद उसके माँ बाप को मजबूर किया गया, पैसे देकर चुप करवा दिया गया। मगर मेरी मुवक्किला ने हिम्मत नहीं हारी और माँ बाप के खिलाफ बगावत करके वो हक के लिए खड़ी हुई। मैं अदालत की बहुत मशकूर हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर इंसाफ पर मबनी फैसला होगा। या वो चुप हुई थी। दिफा, माशाल्लाह से वकील साहिबा ने एक बहुत अच्छी और इमोशनल कहानी सुनाई है, और उनका सारा जोर पैसे की ताकत पर था। खैर, मैं भी कुछ कहने से पहले अदालत को कुछ दिखाना चाहूँगा। मेरा नहीं ख्याल वो देखने के बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी। सोहा ने पहलू बदला, जानती थी कि वो क्या दिखाने जा रहा है। दिफा वकील आगे बढ़ा और टैब जज की तरफ बढ़ाया। उस पर जो वीडियो चल रही थी वो वही बयान था जो रचना की माँ ने मीडिया पर दिया था। ये बयान है लड़की की माँ का। मतलब माँ ही इस बात से इनकारी है? फिर ये किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रही है? बस अदालत का वक्त ज़ाया किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। माय लॉर्ड, मैं इस तरफ भी आती हूँ। एक माँ कभी भी अपनी बेटी के खिलाफ इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकती। यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी कि वो मजबूर हुई इस तरह सरेआम बोलने पर। खैर, मैं चाहती हूँ कि एक तरतीब से चलूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं पहले मुलजिम को कटहरे में बुलाना चाहूँगी कुछ सवालात के लिए। इजाज़त है?
वो उठा और कदम उठाता कटहरे में हाथ बांध कर आकर खड़ा हो गया। आपका नाम? उसके इस सवाल पर शाजिम ने आईब्रो उचकाए। सीरियसली? शाजिम आफंदी। तो आप रचना को कब से जानते हैं? मैं नहीं जानता उसे। एक सरसरी सी मुलाकात को जानना तो नहीं कह सकते। उसने साथ ही कंधे उचकाए। सरसरी सी मुलाकात? मतलब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इससे पहले मेरी मुलाकात अपने दोस्त अरमान इब्राहिम के ऑफिस के बाहर हुई थी। इससे मुलाकात नहीं, बस टकराव हुआ था। पहली मुलाकात? मतलब दोबारा भी हुई? जी, जब ये मुझसे अपने दिल की बात कहने आई थी तब। वो रचना के चेहरे पर नजरें गाड़े बोला। वो जो सर झुकाकर बैठी थी मजीद सर झुका गए। मतलब आपकी 2 बार मुलाकात हुई? बस। वो 2 पर जोर देकर बोली। जी सही। 27 नवंबर की रात को कहाँ थे आप? इतनी देर हो चुकी है, याद नहीं है मुझे कि कहाँ था। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कंधे उचका कर कहा, चलें कोई बात नहीं, मैं याद करवा देती हूँ। आपको याद हो तो आप कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में थे। कौन से दोस्त? कौन सी पार्टी? मेरे लिए पार्टीज में जाना आम सी बात है। अब आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? न जाने क्यों सोहा का दिल किया कि उस बंदे का सर खोल के रख दे। याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है आपकी। खैर मैं याद करवा देती हूँ। आपके दोस्त अरमान इब्राहिम ने पार्टी रखी थी अपने घर, अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में। कुछ याद आया? ओह हाँ, उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में ही था। उन दोस्तों के नाम बता सकते हैं कि वो भी याद नहीं? वो मुस्कुराया। जी ज़रूर। अरसलान, अरबाज, नोमान, अदनान और शाह जो। अरसलान, अरबाज, नोमान, अदनान और शाह। वो लम्हे भर के लिए फिर रुका। शावेज? वो शावेज के नाम पर अटका। उसके चेहरे पर उलझन थी। सोहा मुस्कुराई। आपके वो सब दोस्त अब कहाँ होते हैं? अदनान तो इधर ही कमरा अदालत में मौजूद है। उसने अदनान की तरफ इशारा किया। बाकियों से मेरा कोई राब्ता नहीं है इस वक्त। राब्ता नहीं? दोस्त होकर भी? सोशलाइज बंदा हूँ जी, 100 काम होते हैं, वक्त नहीं मिलता। वो जैसे उकता कर बोला। 100 काम? मसलन लड़कियों का पीछा करना, उन पर आवाज़ें कसना, उनको तंग करना, हैरास करना वगैरह वगैरह, है ना? इन ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील साहिबा मेरे मुवक्किल की तौहीन कर रही हैं आप। दिफाई वकील की तरफ से एहतजाज हुआ। ओके ओके। सोहा ने जल्दी से हाथ उठाए क्योंकि उसने वाकई में तंज किया था। जा सकते हैं आप। वो टेबल की तरफ बढ़ गई और अब वो जज की तरफ बढ़ी कुछ दिखाने। उसके हाथ में भी टैब था। ये सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि अब गायब करवा दी गई हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसने वो फुटेज उसी रात मंगवा ली थी जिस दिन वो रचना से मिली, क्योंकि वो जानती थी कि जल्द या बदेर गायब करवा ही दी जाएंगी। वो उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कैसे शाजिम आफंदी साहब बार बार रास्ता रोक रहे थे रचना सिकंदर का, और एक फुटेज में तो बाकायदा खड़े होकर बात भी कर रहे थे कि जबकि वो अभी ये कहकर गए थे कि वो तो सिर्फ 2 बार मिले थे रचना सिकंदर से। अब ये तो यही बेहतर बता सकते हैं कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसने मुड़कर एक नज़र शाजिम की तरफ देखा था। क्या मैं ये फुटेज देख सकता हूँ? दिफाई वकील आगे बढ़ा। श्योर। जज से टैब लेकर वो वकील की तरफ बढ़ा गए। उसमें शाजिम आफंदी तो नज़र आ रहे थे मगर लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। क्या गारंटी है ये लड़की रचना सिकंदर है? लड़की का चेहरा वाकई नज़र नहीं आ रहा था। तो मतलब आप ये बात मानते हैं कि आपके क्लाइंट का पेशा है लड़कियों का रास्ता रोकना, उनको तंग करना वगैरह वगैरह? शाजिम जो कि अभी जाके सीट पर बैठा था, उसकी बात सुनकर वो चेहरा नीचे किया, खुलकर हंसा। तो आपके बकुल कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा हो तो उसका मतलब है वो उसे हैरास कर रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ज़बरदस्ती रास्ता रोका गया, बार बार तंग किया जा रहा है। योर ऑनर, वकील साहिबा इधर उधर की बातें करके सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास। योर ऑनर, मैं ठोस सबूत भी पेश करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रचना सिकंदर की वालदा से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाज़त है? थैंक यू। वो सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती आके कटहरे में खड़ी हो गई थी। सोहा उनके सामने जाकर खड़ी हुई। आपकी बेटी ने जो मुलजिम के खिलाफ बयान दिया, आप लोगों ने वो वापस क्यों लिया? कौन सा बयान? मेरी बेटी ने कोई बयान नहीं दिया था। रचना की नज़रें माँ परी थी। वो नम आँखों से उनका चेहरा तक रही थी, जबकि अनीला बेगम ने उससे नज़रें मिलाने से इज्तनाब किया था। आप लोगों ने ये शहर क्यों छोड़ा? वो भी वाक़ये के ठीक 2 दिन बाद, रातों रात। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? किस वाक़ये की बात कर रही हैं आप? और शहर हम लोगों ने से
और शहर हम लोगों ने सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि रचना डिस्टर्ब थी, सोचा कि नए माहौल में जाकर कुछ बेहतर महसूस करेगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि रचना डिस्टर्ब थी? शाजिम की वजह से डिस्टर्ब थी, वो थोड़ा घबराते हुए बोली। वो दोबारा उस कहानी को दोहराने से इज्तनाब कर रही थी। सुल्तान अफंदी के माथे पर बल पड़े। यकीनन वो कुछ गलत बोल गई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। दिफाई वकील सर हिलाते बैठ गया। साफ नजर आ रहा था सबको कि वो नर्वस हो रही हैं। क्यों? शाजिम की वजह से। क्यों? ऐसा क्या किया था शाजिम ने कि आपको शहर ही बदलना पड़ गया? भवें उचकाते इस्तफसार हुआ। बताया तो था कि मेरी बेटी शाजिम को पसंद करती थी, इनकार पर दिल बर्दाश्त हो गई और ये सब सिर्फ पर्दा लेने के लिए कर रही है, वो एक ही सांस में बोली, जबकि उनके माथे पर पसीनों के छोटे छोटे कतरे नमूदार हुए थे। रचना ने शिकायती नज़रों से माँ की तरफ देखा। एक उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ बदल जाए, मगर पहले से ज़्यादा तकलीफ हुई थी इस उम्मीद के टूटने पर। तो आप कह रही हैं आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, स्पाट लहजे में जवाब आया। वो मेज़ की जानिब बढ़ी, एक फाइल उठाई, उनके सामने आकर उसमें से कागजात निकालकर सामने लहराए उनके। मगर ये मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ और ही बयान कर रही है। उन्होंने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। शाजिम आफंदी के चेहरे पर भी साया लहराया, जबकि सुल्तान आफंदी हैरत से उन कागजात को देख रहे थे। वो तो मेडिकल रिपोर्ट स्काइप करवा चुके थे, तो फिर वो इसी कश्मकश में मुब्तला थे। रचना ने हल्का सा गर्दन को खम देकर बाप की तरफ देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी और आंखों से उसे तसल्ली दी। माय लॉर्ड, ये रचना सिकंदर की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि मेरी मोकला के साथ ज्यादती की गई, और माँ बाप के लिए सबसे तकलीफ दे बात यही होती है। असल में उनको डराया धमकाया गया। बेटी को बचाने के लिए मजबूरन ये इस हद तक गए हैं, वरना कौन माँ अपनी बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है? माँ का बयान और है और बाप का और। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिम शाजिम आफंदी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। सच खुद ही सामने आ जाएगा। उसके साथ साथ मेरी अदालत से इल्तजा है कि अदालत ये सब अपनी निगरानी में करवाए, क्योंकि कब कहाँ पैसा चल जाए कोई पता नहीं, और अगली समात तक मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में रखा जाए। वो रिपोर्ट जज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, योर ऑनर, सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। और किस बुनियाद पर मेडिकल टेस्ट की दरख्वास्त की जा रही है, जबकि लड़की की अपनी माँ इनकारी है इस बात से? ये सरासर तौहीन है मेरे मुवक्किल की, और जिस्मानी रिमांड तो सरासर ज्यादती है। अगर लड़की की माँ के बयान पर ही फैसला होना है तो इस तरह तो बाप का बयान बिल्कुल उलट है उसके। और वैसे एक टेस्ट से आपके मुवक्किल इस केस से बरी उस जिम्मा हो सकते हैं, तो इसमें बड़ी बात और क्या होगी? इससे बड़ी बात और क्या होगी फिर? अगर ये सच्चे हैं तो फिर क्या हर्ज है? लेकिन तौहीन है ये मेरे मुवक्किल की। एक बार फिर दिफाई वकील एहतजाजन बोला, जब इस इल्ज़ाम से तौहीन नहीं हुई तो एक टेस्ट से कैसे हो जाएगी? ऑर्डर ऑर्डर। फराज साहब, अगर एक टेस्ट से सब क्लियर हो रहा है और वैसे भी ये सच्चे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डर किस बात का इन्हें? फराज साहब मुठियां भींचते बैठ गए। अदालत मेडिकल पैनल तश्कील देने का हुक्म देती है। अगली समात तक मुलजिम शाजिम आफंदी को पुलिस रिमांड में रखा जाए, और उस रात जिन दोस्तों का जिक्र किया गया उन्हें अगली समात में अदालत में पेश होने का हुक्म देती है अदालत अगली समात तक बर्खास्त की जाती है। वो चीज़ें समेटकर बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी कि तेज़ी से शाजिम सामने आया। जानती हैं आपको आपकी ज़िंदगी में इतना क्यों उलझाया? सोहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ताकि आपका ध्यान इस केस से हट जाए। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, अपनी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अजीज़ है मुझे। अब तो और भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अजीब लहजा था उसका। अगले ही लम्हे वो पुलिस एहलकारों के हमरा आगे बढ़ गया। क्या कह रहा था ये? इजहान पीछे से आया। कुछ नहीं, धमकी दे के गया। हाँ, धमकी ही तो दे के गया था। उसने बाकी बात को इग्नोर करके सिर्फ आखिरी बात पर फोकस किया। वो इजहान के हमरा राहदारी से होते आगे बढ़ रही थी। रचना किधर? अचानक रुक कर पूछा। अपनी माँ के पीछे गई है, उसे अकेला नहीं छोड़ना था तुमने। कहीं भी उसकी जान को खतरा है, जानते हो ना? सुल्तान अफंदी पागल कुत्ते की तरह घुराएगा अब। खतरा तो आपको भी है। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। अपना वादा पूरा किए बगैर नहीं मरूंगी। आखिरी बात पर हल्का सा मुस्कुराई थी वो। अम्मी बात सुने, वो पीछे से चिल्ला रही थी, मगर आनिया बेगम अनसुनी करके आगे चलती जा रही थी। एक बार तो बात सुन ले, आखिर भाग किस चीज़ से रही हैं आप? छोड़ दो हमारा पीछा, हाथ जोड़ती हूँ मैं। वो रुककर पीछे मुड़कर हाथ जोड़ती बोली, क्या इतना आसान है अपने खून से दस्तबरदार हो जाना? हाँ, अगर तुम जैसा खून हो तो दस्तबरदार होना पड़ता है। वो तड़क कर बोली थी। क्या किया है मैंने? सिर्फ अपने हक के लिए बोली हूँ। गलत है ये सारी
जिंदगी घुट घुट कर जीने और पछतावे में जीने से तो बेहतर है ना अम्मी। तसल्ली तो होगी ना कि अपने मुजरिम को सजा दिलवाई है। जो होना था वो हो गया, अब अपनी इज्जत तो वापस नहीं ला सकती, मगर उस शख्स को उसके अंजाम तक तो पहुंचा सकती हूँ ना। आप इसमें मेरा साथ नहीं दे सकती क्या? आपका दिल नहीं करता कि आपकी बेटी को तबाह करने वाला खुद तबाह हो? अम्मी क्यों, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? वो अपनी माँ का हाथ पकड़े नम आंखों से बोली। आनिया बेगम सर झुका गई। मैंने जो भी किया तुझे बचाने के लिए क्या, वो मार डालेंगे तुझे। आंखों में आंसू लिए तड़प कर वो बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो मेरा। वो खुदा नहीं है, जान लेने और देने वाली ज़ात ऊपर है, जब तक वो ना चाहे कुछ नहीं होगा। उसने माँ के गिर्द बाजू हाइल किए। मैं डर गई थी, मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था सब, माफ़ कर दो अपनी माँ को। वो सर झुकाए आहिस्तगी से बोली थी, उनका चेहरा आंसुओं से तर था। ऐसा ना कहें, नाराज़ नहीं थी आपसे, बस गिला था कि आपने ये सब क्यों किया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आप लोगों से। आप लोगों को छोड़ के आ गई थी बिना सोचे समझे कि आप लोगों पर क्या बीतेगी मेरे इस कदम से। आप लोगों को नुकसान उठाना भी पड़ सकता था। आई एम सॉरी। रोते हुए वो एकदम अपनी माँ के गले लगी थी। वो दोनों सड़क किनारे खड़ी थी, इर्द गिर्द से बेगाना। इस लड़की को तो रोने का बस बहाना चाहिए। माँ को रुलाने आई थी या मनाने? इजहान की आवाज़ पर दोनों चौंकी, आंसू पोंछते अलग हुई। अस्सलामुअलैकुम आंटी। आनिया बेगम को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, वो भीगी आवाज़ में बोली। जीते रहो नहीं आंटी, ये कहें कि बेटा हमेशा किसी के संग जीते रहो। वो शरीर नज़रों से रचना की तरफ देखते बोला। जीते रहो नहीं आंटी, ये कहें कि बेटा हमेशा किसी के संग जीते रहो। वो शरीर नज़रों से रचना की तरफ देखते बोला, जबकि इस कदर बेबाकी पर वो सटपटा गई थी। कम से कम इस मौके पर वो इस तरह की बात की तवक्को नहीं कर रही थी उससे। आनिया बेगम मुस्कुराई। चलें फिर? कहाँ? घर? और कहाँ जाना? हाँ जाओ तुम लोग, हम लोग नहीं आप भी साथ जा रही हैं। और तुम खड़ी क्या देख रही हो? हम लोग नहीं आप भी साथ जा रही हैं और तुम खड़ी क्या देख रही हो? माँ का हाथ पकड़ो और गाड़ी तक ले आओ। नहीं बेटा, मैं कैसे? अरे आंटी, आपको बताया ना हमने कि आप साथ जा रही हैं ना, फिर गुंजाइश ही नहीं है। एक तरफ का हाथ रचना ने पकड़ा और दूसरी तरफ का उनका बाजू पकड़कर वो चल पड़े थे, जबकि आनिया बेगम ना चाहते हुए भी साथ चल दी थी। क्या बकवास है ये दिन भी आने थे कि सुल्तान अफंदी का बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा। वकील साहब आपको इसलिए पैसे दिए थे कि उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दो। अफंदी साहब होश से काम ले, आपके बकौल आपने रिपोर्ट गायब करवा दी थी, फिर वो कहाँ से आई? समझ आ रही है मुझे, खेल खेला गया मेरे साथ। वो 2 टके का शख्स मुझे चूना लगा गया। वो दांत पीसते बोले, कौन? उस लड़की का बाप, सब उसी का किया धरा। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, उस लड़की समेत सबको ज़मीन में गाड़ दूंगा। एक बात बोलूं? वकील सरगोशी के अंदाज में बोला था। बोलो। उस लड़की के वालिदैन समेत गाड़ने की बजाय ना उसकी वकील को किसी तरह केस से पीछे हटा लें, कुछ ऐसा कि वो खुद ही पीछे हट जाए। लड़की को मारना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और उसे पीछे हटाने का एक ही रास्ता है। बहुत जी लिया उसने, अब ऊपर का टिकट कटवाने का वक्त आ गया है उसके। नाक में दम करके रखा हुआ है उसने जब से हमारी जिंदगी में आई है। अब ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो सोहा का चेहरा तस्वुर में लाते दांत पे दांत जमाकर बोले थे, मसलन खुदकुशी। वकील मुस्कुराते बोला। उसकी बात सुनकर सुल्तान चौंका, मगर अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। रात के तकरीबन 9 बजे के करीब का वक्त था। वो कमरे में बैठी लैपटॉप पे उंगलियां चला रही थी। घर वालों से वो बिल्कुल लाताल्लुक थी, अपनी मर्जी से घर आती, जिस दिन छुट्टी होती सारा दिन कमरे में बंद रहती। उस दिन के बाद से उसने माँ से भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही ज़ारा बेगम ने कोशिश की थी। वो घर वालों से लाताल्लुक ज़रूर थी, मगर घर में क्या हो रहा था मुलाजमा से पता चलता रहता। वो जानती थी कि मोहित की शादी की तारीख तय हो गई है और साथ ही उसकी भी शादी की बात चल रही है। हत्ता कि ये भी कि उसके बाप ने उसके लिए लड़का भी देख लिया। उसे हैरत नहीं हुई थी, ना ही उसने अपने बाप से बात करने की कोशिश की थी। ऐसे लगता था कि वो उन रिश्तों से बेजार हो चुकी है। जब दूसरी जानिब से कोई उल्फत, कोई कशिश नहीं थी, तो फिर वो क्यों पीछे मारी मारी फिरती थी? उसने समझौता कर लिया था कि अब उसे अकेले ही जीना है। उसके रिश्ते तो बहुत थे, मगर दिल से कोई अपना नहीं था। कम से कम उसे ऐसा लगता था। वो काम में गर्क थी, तभी फ़ोन की चिंघाड़ती आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। नंबर देखकर वो हैरान हुई। सिद्रा की कॉल थी। इतने अरसे बाद उसने रब्ता किया था। चेहरे पर खफ की सजाए उसने कॉल अटेंड की। हेलो, कैसी हो? दूसरी तरफ से पूछा गया।
ठीक यक लफ्ज़ी जवाब दिया गया और वो भी बेरुखी से। नाराज़ हो? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी? सोहा, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ उभरी, उसे जैसे करंट लगा था। कैसे? कब? जिस दिन तुम्हें फ़ोन किया था उसे उसी रात, मतलब 4 महीने होने को थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी, तुम्हारा नंबर बंद था, तुम ऑफिस नहीं आती थी। मैं आना चाहती थी इस्लामाबाद, मगर वक्त नहीं मिला। उनकी डेथ के बाद सब कुछ बदल गया। बेटे को संभालना, सास को संभालना बहुत मुश्किल था। किसी से राब्ता नहीं था मेरा। आज ही हो रही हूँ। सॉरी सिद्रा, रियली सॉरी। वो शर्मिंदा थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? खैर, मैं सुबह आऊँगी मिलने। अपने पापा के घर ही होती हो ना? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। इजाज़त मिलने पर अंदर आने वाले शख्स को देख वो ठिठकी। सिदरा, सुबह बात होती है फिर। इस वक्त ख़ास मेहमान आए हैं, ये ना हो कि फिर उन्हें कोई बात बुरी लग जाए और वो रूठ जाए। वो सामने खड़े शख्स को देखती तंजन बोली, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन साइड पर रखकर उसने उसे बैठने का इशारा किया। खैरियत? आज कैसे भूल गए और इधर का रुख कर लिया आपने? वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे तंज बजा है मैडम, मगर आप घर टिकती कब हैं? मौका तो खुद ही नहीं देती बात करने का। सीरियसली? सोहा ने भवें उचकाई। अब आ ही गया हूँ तो वापस भेजने पर क्यों तुल गई हो यार? यकीनन जनाब ने कोई ज़रूरी बात करनी होगी। मतलब एक और तंज? हाँ, करनी तो ज़रूरी बात है, मगर उसके लिए तुम्हारा मूड अच्छा होना ज़रूरी है। मेरा मूड अच्छा ही होता है, बोलो। तुम जानती हो चाचू तुम्हारी शादी कर रहे हैं? मोहित सीधा मुद्दे पर आया। हाँ, जानती हूँ। वो एक बार फिर जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं और तुम उनका साथ दे रही हो। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं, और सच्ची बात बताऊं तो मैं भी यही चाहती हूं कि जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाऊं। अजीब बेजारियत थी उसके लहजे में। तो इस घर से निकलने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी क्या? जिसके साथ बांधेंगे वो तुम्हें चुप करके उसके साथ चल पड़ोगी? उसके अंदाज पर उसने उसके चेहरे की तरफ देखा था। आज उसे वो पुराना मोहित लगा जो उसे कोई भी गलती करने पर हमेशा डांटता था। हाँ, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, जो कि इस घर में कम से कम नहीं मिलेगा मुझे। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? खैर, मैं तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अच्छा, क्या करोगे? अच्छा, क्या करोगे? वो थोड़ा आगे होकर तजस्सुस भरे अंदाज में बोली। याद है तुम्हें, जब मैंने तुम्हें हम दोनों की शादी के लिए कहा तो तुमने क्या कहा था? नहीं, नासमझी से वो उसकी तरफ देखते बोली। तुमने कहा था कि कोई और वक्त होता तो तुम ज़रूर सोचती इस बारे में, क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगा था कि मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ। मगर अब तो ये सिचुएशन नहीं है ना, तो अब ये शादी तो हो सकती है ना? वो बेयकीनी से उसका चेहरा देख रही थी, मतलब वो उसे प्रपोज कर रहा था। मोहित, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? शादी की तारीख तय हो चुकी है तुम्हारी और तुम। वो कहते कहते रुकी। उस वक्त उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तारीख तय हुई है, शादी तो नहीं हुई ना? कमाल इत्मीनान से जवाब आया था। कोई भंग वंग तो नहीं पी तुमने? मतलब तुम्हारे लिए ये कोई बात ही नहीं है? वो मेरा मसला है, मैं संभाल लूँगा, तुम अपना बताओ। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर थीं, वो नज़रें चुरा गई। तुम्हें अचानक मुझसे शादी का ख्याल कैसे आ गया? पता नहीं, लेकिन कसम से अचानक ही बैठे बिठाए आया। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं तुम्हें एक बार फिर टूटते नहीं देख सकता। न जाने क्यों चाचू ने जब तुम्हारी शादी की बात की तो दिल डर सा गया। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। दिल था कि अजीब अंदाज में धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अभी वो पलक झपकेगी और सब गायब हो जाएगा। मोहित ने चुटकी बजाई थी उसकी आंखों के सामने। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा हो सकता है इस बार कोई अच्छा साथी मिल जाए। वो नज़रें फेरती मध्यम लहजे में बोली। हाँ, वो भी डर रही थी आने वाले लम्हात का सोचकर। जानती थी घर में एक हंगामा बर्पा हो जाएगा अगर किसी को पता चला। मतलब तुम्हारा जवाब ना है? तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एक हाँ से रिश्तों में दरार पड़ सकती है? फुफ्फो के बारे में सोचा, उनका क्या रद्द अमल होगा? फुफ्फो को छोड़ो, ताई जान वो कभी नहीं मानेगी। और मोहित, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम अभी भी मुझ पर तरस खा रहे हो। उसकी आखिरी बात सुन उसके लब भिंच गए थे। क्यों, तुम कोई लूली लंगड़ी हो? खुदा ना खास्ता कोई ऐब है तुम में जो मैं तरस खाऊंगा तुम पर? सीधी तरह कहो कि घर वालों की फिक्र खाई जा रही है तुम्हें। मोहित मोहित, बात फिर वहीं आ जाती है। मुझ में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कुछ भी सहने की। मैं उकता चुकी हूँ इन रवैयों से। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद इन लोगों को मौका मिले, और मेरा इन लोगों को दलीलें देने का या सफाइयाँ पेश करने का कोई मूड नहीं। तुम पहले ताई जान से बात करो, अगर वो मान गई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। दरुस्तगी से जवाब देते आखिरी बात पर वो हाथ उठाते बोली। मोहित अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी कायम रही।
उसी खामोशी को मोहित ने तोड़ा। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, मगर उसके बाद तुम कोई और जवाब पेश करके इनकार नहीं करोगी। और मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, कहकर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो वहां से जा चुका था। मतलब कोई उम्मीद, कोई दिलासा नहीं। शायद तुम्हें खुद भी यकीन नहीं कि घर वालों का रवैया मुझसे बेहतर होगा। तल्खी से सर झटका था, या फिर मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। दिल कह रहा था कि गलत हुआ है, मगर दिमाग तरदीद कर रहा था। दिल और दिमाग की जंग में उसने दिमाग की सुनी थी। दिल को तो कब का समझा चुकी थी वो। इन्हीं सोचों में गर्क उसे कब नींद आई पता ही ना चला। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, मगर उसके बाद तुम कोई और जवाब पेश करके इनकार नहीं करोगी। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, कहकर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो कमरे से जा चुका था। मतलब कोई उम्मीद, कोई दिलासा नहीं। शायद तुम्हें खुद भी यकीन नहीं कि घर वालों का रवैया मुझसे बेहतर होगा। तल्खी से सर झटका था उसने, या फिर मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। दिल कह रहा था कि गलत हुआ है, मगर दिमाग तरदीद कर रहा था। दिल और दिमाग की जंग में उसने दिमाग की सुनी थी। दिल को तो वो कब का समझा चुकी थी। इन्हीं सोचों में गर्क उसे कब नींद आई पता ही ना चला। सुबह वो उजलत में तैयार होती बैग उठाकर कमरे से बाहर निकली थी कि एक आवाज़ पर मजबूरन उसे रुकना पड़ा। चाहती क्या है आखिर आप? किस बात का बदला ले रही हैं हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? वो पलटी तो शनाया कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। चंदा, खामखा में बैर पाल रही हो तुम मुझसे। मैं कुछ नहीं चाहती, ना ही किसी बात का बदला ले रही हूँ, और ना ही कुछ बिगाड़ा है तुम लोगों ने मेरा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना, तो दिल बड़ा करके इग्नोर कर दिया करो। उसे प्यार से पिचकारती वो पीछे हटी। अंदाजा हो गया था उसे कि शनाया क्या बात कर रही है। यकीनन मोहित बात कर चुका था। गलती? इसे आप गलती कहती हैं सोहा मैडम? और कितना इग्नोर करें आपको? शर्म नाम की तो चीज़ नहीं है आप में। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने बाप का ही ख्याल कर लें। और कोई काबू नहीं आया तो मोहित भाई को काबू कर लिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें, छोड़ दें हमारी जान और चली जाएं इस घर से। मेहरबानी होगी आपकी। जहरखंड लहजे में कहकर वो तो जा चुकी थी, जबकि वो वहीं सुन खड़ी रह गई। सोहा, सोहा, वो तो उसे आप ही कहती थी। इतना जहर भर चुका इन लोगों के अंदर मेरे खिलाफ। उसकी बातों से उसे शदीद तकलीफ पहुंची थी। दिन ब दिन शनाया का नया रूप उसके सामने आ रहा था। कितना आसान है ना जुबान से तीर चला के अगले का दिल छलनी करना। कुछ लम्हे वहाँ उसी पोजीशन में वो खड़ी रही, मगर अगले ही लम्हे सारी बातों और सोचों को झटकती वो बाहर की जानिब बढ़ गई। इसके अलावा कोई चारा नहीं था उसके पास।